हेलो, माय नेम इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों ने मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया है कि हमें मेजर राइटर्स बता दो ब्रिटिश हिस्ट्री के, मेजर राइटर्स बता दो ब्रिटिश हिस्ट्री के। ये लीजिए देवी और सज्जनों, आपकी फरमाइश पे मैं पेश करता हूं ब्रिटिश हिस्ट्री के मेजर राइटर्स। अब मेजर राइटर्स को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यार जो हमारे पास पेपर है, जो एग्जाम होने वाला है, उसमें कितना पोर्शन है, कितने क्वेश्चंस आते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री से। तो मैंने, जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर रखा है। उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रिटिश ड्रामा से 7 क्वेश्चन, ब्रिटिश नॉवेल से 10 और ब्रिटिश पोएम से लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन आए थे। इसका यह मतलब है कि पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आए थे। कुछ भी छूटे छूटे, ब्रिटिश हिस्ट्री को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ा जा सकता है। अब टाइम बहुत कम है, और भी ये मैंने आगे एनालिसिस कर रखा है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब भैया टाइम तो बहुत कम है, कौन कौन सी वो एजेस हैं जो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी पढ़कर आप अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, या फिर आप ये समझ लीजिए कि कहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइज होते हैं। तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं यार, वो ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश में लगे हुए हैं, एज ऑफ चौसर में लगे हुए हैं, उन सब पे भी ध्यान देना है। पर इतना ध्यान मत दे देना कि जो छोटा मोटा टाइम बचा है ना, वो भी खत्म हो जाए और राइटर्स भी ना पढ़ पाओ आप। सबसे पहले आप ये देखिए, इस वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, यहां से शुरू करिए। रेस्टोरेशन से लेकर पोस्ट मॉडर्न एज में से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइज होते हैं। यही वो पोर्शन है जो आपको बहुत ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना है, और इस वाले पोर्शन को सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेस्टोरेशन एज के कौन कौन से राइटर्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से वो मेजर राइटर्स हैं। राइटर्स तो बहुत सारे हैं, पर मेजर राइटर कौन कौन है? जॉन ड्राइडन। अब जॉन ड्राइडन ये क्या है? पहले पोइट लॉरेट हैं, ऑफिशियल पहले पोइट लॉरेट हैं। क्या करते थे? सटायर लिखते थे, बहुत शानदार शानदार सटायर लिखते थे। पर जॉन ड्राइडन के बारे में एक चीज है, थोड़े चाटू के टाइप के थे। भाई साहब गुस्सा मत करिए, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जैसे जैसे किंग्स बदलते गए ना रेस्टोरेशन एज में, इन्होंने अपना उनके साथ साथ रिलीजन बदल लिया। मतलब ही वॉज बॉर्न एज अ प्यूरिटन, प्यूरिटन पैदा हुए थे, लेकिन जैसे ही विलियम टू आते हैं ना, प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं। फिर उसके बाद जेम्स टू आते हैं, कैथोलिसिज्म अपना लेते हैं। फिर उसके बाद विलियम 3 आते हैं, बस यहीं पर रुक जाते हैं। तो थोड़े से चाटोवर टाइप के थे कि क्या करते थे, अपना धर्म चेंज कर दिया करते थे राजा के आते ही। जो जिस धर्म का राजा, उसी धर्म के खुद बन जाते थे। तो इसीलिए मैंने कह रहा हूं कि थोड़े से चाटोवर टाइप के थे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जॉन ड्राइडन के ऐसे कौन कौन से वर्क्स हैं। मैं यहां पे वर्क्स आपको बता दे रहा हूं, पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरे वर्क्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको कि ये वर्क्स तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इस वीडियो को और जॉन ड्राइडन को किस किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो, इसलिए मैं आपको कुछ वर्क्स बता देता हूं। देखिए, आप एस्ट्रिया रिडक्स करके एक वर्क है, उसको जरूर पढ़ के जाइए। एनस मिरेबलस करके एक वर्क है, उसको जरूर पढ़ के जाइए। मेडल्स है, मैकफ्लेक्नॉय, बहुत ही शानदार वर्क है, उसको आप पढ़ के जाइए। उसकी तो स्टोरी भी इतनी अच्छी है कि यार थॉमस शेडवेल करके एक आदमी था, उस आदमी को भी पोएट लॉरेट बनना चाहता था, वो भी अच्छा राइटर था, लेकिन क्योंकि ये किंग्स के थोड़े ज्यादा नजदीक थे और लिखते भी बहुत अच्छा थे, इसी वजह से ही बिकेम द पोएट लॉरेट। थॉमस शेडवेल इस बात पे नाराज हो गया, तो जो मेडल करके जो ड्राइडन का वक्त था, उसको उसने क्रिटिसाइज कर दिया। अब भाई ड्राइडन पूरे रोले में बोले, एक तो मेरे पास किंग का साथ है, तू मुझे क्या कर रहा है, मुझे सटायर कर रहा है, मेरे ऊपर मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, सटायर कह रहा हूं, मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, ले। तो उन्होंने एक वर्क लिखा, उस वर्क का नाम है मैकफ्लेक्नॉय। अब वो होता है ना कि कितना कितना क्रिटिसाइज किया है, इतना क्रिटिसाइज किया है कि भाई साहब घर वालों पर, परिवार पे बात आ गई। मैकफ्लेक्नॉय में रिचर्ड फ्लेक्नॉय, जो कि थॉमस शेडवेल के फादर थे, उनको भी पकड़ के घसीट लिया कि आपके पास तो वैसे ही आपकी जमीन जायदाद कुछ नहीं थी, आपके पास आप तो बिल्कुल वर्दी थे ही नहीं, लेकिन जो आपकी थोड़ी बहुत संपत्ति बची है, जो बिल्कुल बेकार संपत्ति है, उसका राजा कौन बनेगा? उसका राजा थॉमस शेडवेल बनेगा। तो इस तरह से इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है। तो इनके ऐसे क्रिटिसिज्म वाले वर्क्स बहुत ज्यादा हैं, उनको आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, एप्सिलॉन एंड एक्टोफिल करके एक वर्क है, उसको आप जरूर देख के जाइएगा। ये सारे वर्क्स को इस तरह से आप ड्राइडन को कवर करके जाइएगा। ऐसे ऑन ड्रामेटिक पजी करके एक वर्क है, उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं सैमुअल पेपीज के बारे में। सैमुअल पेपीज के बारे में बात करें तो ही वॉज नॉट अ राइटर, वो एक डायरिस्ट थे, उनकी खुद की एक डायरी थी, वो डायरी लिखा करते थे। जब उन्होंने इस डायरी में क्या क्या चीजें लिख रखी हैं, आप जो सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। उन्होंने बोला शेक्सपियर का मिडनाइट समर करके एक वर्क है, मैंने वो देखा, जब वो ड्रामा देखा, वो प्ले जाके देखा, मुझे तो एकदम रिडिक्यूल लगा, बिल्कुल वाहियात। इतना नहीं कह रहा है कि मैंने जिंदगी में इससे वाहियात प्ले नहीं देखा, ऐसा सैमुअल पेपीज का कहना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं ट्वेल्थ नाइट करके भी ये शेक्सपियर का प्ले है, कहता है भाई इतना सिली प्ले है, सिली प्ले बोल दिया उसको। अपनी डायरी लिख रहा था, कौन सा कोई पढ़ने जा रहा है, पर हम लोगों ने पढ़ ली, हमारे क्वेश्चन में, हमारे एग्जाम पेपर में आ रही है। तो बस इस तरह से उन्होंने सैमुअल पेपीज ने अपनी डायरी में कुछ कुछ चीजें मेंशन कर रखी है। कहां से क्वेश्चन बन जाता है, इन दो चीजों से तो क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियर के बारे में सैमुअल पेपीज ने अपनी डायरी में क्या क्या लिख रखा है।
यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या क्या वो 3 चीजें जिसको उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन कर रखा है। तो पहले तो चार्ल्स वन की जो डेथ हुई थी उसका उन्होंने फ्यूनरल देखा था, पहली चीज। दूसरी चीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं ग्रेट फायर ऑफ लंदन, वो उन्होंने मेंशन कर रखा है, वो उन्होंने विटनेस कर रखा है। और तीसरा है ग्रेट प्लेग जो फैला हुआ था, उसके बारे में भी बात करते हैं अपनी डायरी के बारे में, डायरी के अंदर। तो ये 3 चीजें थी जो हमें सैमुअल पेपीज की डायरी के अंदर मिलती है। तो जॉन ड्राइडन एज अ राइटर बहुत जरूरी है, सैमुअल पेपीज एज डायरिस्ट बहुत जरूरी है। और भी है, मैं बता दूं, जैसे जॉन एवलिन है, लेडी हचिंसन है, ये सब भी डायरिस्ट हैं। लेकिन मैंने क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यार इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब इतने शॉर्ट पीरियड टाइम में इन सब के पास आप नहीं जाके पढ़ सकते कि यार जॉन एवलिन ने कौन सा वर्क लिखा था, वो क्या डायरी में लिख कर गई थी, वो सब नहीं पढ़ सकते। सैमुअल पेपीज से क्वेश्चन बनेगा, इसको आप पढ़ कर जाइए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सैमुअल बटलर के बारे में। इनका एक वक्त था हॉदीब्रास, यूडीब्रास करके बोलते हैं वैसे तो लोग इसको, ठीक है। इनका एक वक्त था हॉदीब्रास। अब इस वक्त में क्या था कि जो किंग थे उन्होंने बोल दिया था कोर्टियस से कि ये जो किताब है इसे 24 घंटे आपके हाथ में होना चाहिए, ऐसी किताब। डन। तो ये रेस्टोरेशन एज के प्रोज राइटर्स हैं, ठीक है। मैंने इस तरह से उन्हें डिवाइड कर दिया है, प्रोज, पोइट्री, नॉवलिस्ट, इस तरह से मैंने डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लेट्स सी विलियम कनग्रीव। विलियम कनग्रीव के इतने सारे प्यारे प्यारे वर्क्स हैं। आप देखिए, सबसे पहला वर्क जो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे, आपको पढ़कर ही जाना है, दैट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड, ओके। फिर उसके बाद आप बात करें तो डबल डीलर, डबल डीलर। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास लव फॉर लव, लव फॉर लव। एंड देन हमारे पास द ओल्ड बैचलर। ये वो सारे वर्क्स हैं जो आपको विलियम कनग्रीव के पढ़ के जाने हैं, पर उनमें से भी एक वर्क जो पढ़ के ही जाना है, दैट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर आप विलियम कनग्रीव को पढ़ रहे हैं तो आप इनको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये अच्छे समझ में आता है। अच्छा, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, ये मैंने लिखा भी बहुत ही ज्यादा गंदा है एक्चुअली। आज इस पेन में कुछ ना कुछ इशू है, जिस पेन से मैं लिखता हूं चाइनीज पेन से, वो पेन नहीं है मेरे पास, तो दैट्स व्हाई। एफ्रा बेन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो शी वॉज द ओनली राइटर, मतलब पहली राइटर, ओनली राइटर कह रहा हूं, शी वॉज द फर्स्ट राइटर जो अपने वर्क से अर्न कर रही थी। इनके 2 वर्क्स हैं, द रोवर्स, द रोवर, एक वर्क और है ओरोनुकू। ये पढ़कर जाइएगा, दोनों के दोनों यहां से क्वेश्चंस राइज होते हैं, बहुत जरूरी वर्क्स हैं, ठीक है। प्लीज इन्हें पढ़ के जाइएगा, यहां से क्वेश्चंस राइज होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एनलाइटनमेंट एज की। नेक्स्ट एज पे आ गए, रेस्टोरेशन में इतना ही पढ़ना है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एनलाइटनमेंट एज। अगर मैं ये सिग्रीगेट ना करके रखूं, अगर ये राइटर्स को चूज ना करके रखूं ना, तो आप सोचिए कि आपके पास कितना ज्यादा बर्डन बढ़ा हुआ है आपके माइंड पे, आपको कितने सारे राइटर्स के साथ डील करना है, ठीक है। इसीलिए आई थॉट कि बस यार ये इजी हो जाए कैसे करके, और बहुत सारी मेहनत गई है इस वीडियोस को, प्लीज बहुत सारा प्यार दे देना, बहुत सारा प्यार देना। मेरी बहुत सारी मेहनत गई है इसमें, मैं थक गया हूं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विलियम ब्लेक के बारे में। विलियम ब्लेक, अब हम पहुंच चुके हैं एनलाइटनमेंट एज की पोइट्स की तरफ। विलियम ब्लेक के बहुत सारे वर्क्स हैं। थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स। थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स को देखिए, ये दोनों ग्रेवयार्ड पोएट्स हैं, ठीक है। ग्रेवयार्ड पोएट्स, ग्रेवयार्ड पोएट्स। थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड छोड़ के ही नहीं जा सकते। आपको एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये जरूर पता होना चाहिए कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज एक्चुअली रिटन बाय हुम, थॉमस ग्रे। देन रॉबर्ट बर्न्स के कुछ वर्क्स हैं, जैसे टू अ माउस, टू अ लाउस, टॉम अ शेंटर। देन हमारे पास एक वर्क आता है रेड रेड रोज। ये सारे वर्क्स जो हैं आप रॉबर्ट बर्न्स के जरूर पढ़ के जाइएगा। डन। ये इस तरह से चलता है। विलियम ब्लेक के भी सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, इन वर्क्स को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एन आइलैंड ऑन द मून, इन वर्क्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डन। तो ये पॉइंट्स में समझ में आता है। मैं बता रहा हूं दोबारा से कि ये जो राइटर्स हैं, यहां पे मैं राइटर्स की बात कर रहा हूं, उनके वर्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन राइटर्स की बात कर रहा हूं। इसकी लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे छोड़ दूंगा कि भाई विलियम ब्लेक है तो उसके कौन कौन से और वर्क्स हैं, आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यहां पे मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि इन वर्क्स को तो जरूर आप पढ़ के जाइए, ये नहीं छोड़ सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या है, एनलाइटनमेंट एज के हम प्रोज राइटर्स को पढ़ रहे हैं, जो प्रोज लिख रहे थे उस टाइम पे। सैमुअल जॉनसन के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास दिमाग है, अगर आप बहुत बुद्धिमान है ना, तो भाई सैमुअल जॉनसन जैसा बुद्धिमान होना चाहिए। क्या लिखा था इन्होंने, ऐसा इतना क्या कह रहे हो भाई, डिक्शनरी लिख के गया है अगला, मतलब ये गूगल नहीं, पूरी डिक्शनरी लिख के गया है।
ये जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी, पूरी डिक्शनरी लिख के गया, ठीक है। तो सैमुअल जॉनसन, आप सोच के देखिए, उन्होंने इतना टाइम, मतलब आधी जिंदगी दे दी उस डिक्शनरी को लिखने के लिए, बहुत लेंदी। हम तो एकदम जाएंगे दुकान पे, डिक्शनरी दे दीजिए हमको, बस खरीद लेंगे। कितना लंबा टाइम गया सैमुअल जॉनसन को। जब आप उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हो तो उसमें अलग से मेंशन किया गया है कि भाई इतना टाइम, इतना डेडिकेशन, इतना फोकस दिया गया है उस डिक्शनरी को बनाते हुए, या डिक्शनरी को बनाते हुए इतना फोकस किया जाता है। तो सैमुअल जॉनसन वाज द राइटर जिसने डिक्शनरी लिखी गई थी, जिसने डिक्शनरी लिखी थी। अब यहां से क्वेश्चन राइज होता है कि किसने लिखी थी, तो सैमुअल जॉनसन, ये हमें अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद यहीं पर नहीं रुके, ये लाइफ ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स करके इनका एक वर्क है, जहां पे उन्होंने 52 राइटर्स की ऑटोबायोग्राफी, 52 राइटर्स की बायोग्राफी को कवर किया है, ठीक है। तो बहुत ही बुद्धिमान आदमी, बहुत ही डेडिकेटेड आदमी थे अपने काम को लेके। काश मेरे अंदर इतना डेडिकेशन होता, काश तुम लोगों के अंदर इतना डेडिकेशन होता कि तुम सारे राइटर्स को कवर कर पाते। कवर कर लोगे, नहीं कर पा रहे थे तो इस वीडियो के बाद डन, 100% श्योर। मैं कोई ऐसे ब्लफ नहीं कर रहा हूं, सीरियसली मैं कोई ब्लफ नहीं कर रहा हूं। ये वो राइटर्स जो मैंने बहुत मेहनत से निकाले हैं, मैं कोई ब्लफ गेम नहीं कर रहा हूं यहां पे। यहां से क्वेश्चंस 100% राइज होते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो ड्राइडन साहब थे वहां से क्रिटिसिज्म खूब चमका। अब उसको और किसने आगे बढ़ाया, वो बढ़ाया अलेक्जेंडर पोप ने। अलेक्जेंडर पोप के बहुत सारे वर्क्स हैं यार, बहुत सारे वर्क्स हैं। रेप ऑफ द लॉक आप छोड़कर ही नहीं जा सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। डनसिएट आप छोड़कर ही नहीं जा सकते, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर एपिस्टल टू डॉक्टर बटनॉट, वो आप नहीं छोड़ के जा सकते। और पोप को मैंने पता है कैसे पढ़ रखा है, पोप को मैं पोप कहता ही नहीं हूं, पोप को मैं तोप कहता हूं। वो कहते हैं खुद को, यस यस आई एम हैप्पी टू सी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड बट ऑफ मी। देखने के इतने खूबसूरत नहीं थे, कुबड़ निकला हुआ था, फिजिकल डिफॉर्मिटीज थी और बहुत सारी बीमारी से उलझे रहते थे। तो कहते हैं कि यस यस आई एम हैप्पी टू सी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड बट ऑफ मी, कि लोग भगवान से नहीं डरते, मुझसे डरते हैं भाई, मुझे देख के घबरा जाते हैं लोग, ऐसे खतरनाक थे। अलेक्जेंडर पोप ने जो एक मैं बता रहा था बक आपको, एपिस्टल टू डॉक्टर अबर्टनॉट, इतना शानदार वर्क है। उसके बाद एक वर्क है एपिस्टल टू अ लेडी, एक लड़की थी जिनसे इन्हें थोड़ी सी मोहब्बत या अपने मन में थोड़ा सा उसे पसंद करने लगे थे। जब इन्होंने उसे प्रपोज किया तो उसने मना कर दिया। अब भाई साहब किया क्रिटिसाइज पकड़ के, एपिस्टल टू अ लेडी, और उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द वुमेन्स डोंट हैव द कैरेक्टर। उनके पास तो कैरेक्टर एट ऑल, बिल्कुल कैरेक्टर नहीं होता, कैरेक्टर लेस होती हैं। तो ये इस तरह की बातें कह के गए हैं, ठीक है। अगर इनको इनकार मिला है तो पूरा बदला लेके गए हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जोनाथन स्विफ्ट के बारे में। जोनाथन स्विफ्ट का एक वर्क है जो मुझे झंझोड़ के रख दिया था जिस वर्क ने, मतलब कि ये क्या वर्क लिख दिया। अभी अगर मैं सोचूं, मैं आप लोगों को बताऊं तो आप खुद सोचो। जोनाथन स्विफ्ट ने एक वर्क लिखा था, नाम है मॉडेस्ट प्रपोजल। मॉडेस्ट प्रपोजल में वो इस तरह से ऐसे है, वो ये कहते हैं कि जो गरीब पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चे बेच देनी चाहिए खाने की तरह, और जिससे उनका क्या होगा कि बच्चे बिक जाएंगे, खाना आ जाएगा और वो जिंदा रह पाएंगे। बच्चे हैं तो खर्चे हैं, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है अफोर्ड करने के लिए अपने खर्चे, इसलिए अपने बच्चों को बेचो। ऐसा क्रिटिसाइज किया सोसाइटी को बैठ के, अमीरी गरीबी को इस तरह तक पकड़ के धो डाला। ये है जोनाथन स्विफ्ट। मतलब मैंने पढ़ा, सर फटा भाई, सर फटा सीरियसली। उसके बाद हम बात करेंगे जोनाथन स्विफ्ट का बैटल ऑफ बुक्स, जरूर पढ़ के जाइएगा। जोनाथन स्विफ्ट के बारे में मैं इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं ना जोनाथन स्विफ्ट के बारे में, इसे मैं एक बार इरेज करता हूं। जोनाथन स्विफ्ट ने बैटल ऑफ बुक्स करके एक वर्क लिखा है। अब बैटल ऑफ बुक्स में वो क्या बता रहे होते हैं, मॉडर्न वर्सेस क्लासिक्स की अगर आप क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो एक तगड़ी लड़ाई चलती रहती है कि मॉडर्न्स बेटर हैं या क्लासिक्स बेटर हैं। तो उन्होंने बता दिया कि भाई कौन बेटर है कौन नहीं बेटर है। जो मॉडर्न राइटर हैं, जो नए नए राइटर हैं, जो आए हैं, जो अभी जो राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उन राइटर्स के हैं जो क्लासिक, जो एरिस्टोटल, प्लेटो, उस टाइम के जो राइटर्स थे, वो कौन में से कौन अच्छे राइटर्स हैं। वो कहते हैं मॉडर्न राइटर्स को ड्रॉफ बता देते हैं, कहते हैं बौने हैं भाई, मॉडर्न राइटर्स बौने हैं, और जो क्लासिकल राइटर हैं वो लंबे चौड़े पूरे ग्रैंड है। वो क्या करते हैं, अपने कंधे पे उठा के घूम रहे हैं। और जो ड्रॉफ लोग हैं, जो मॉडर्न राइटर हैं, उनकी वजह से उनके कंधे पे बैठे हुए हैं, क्लासिक्स के कंधे पे बैठे हुए हैं, इसलिए इस दुनिया को देख पा रहे हैं। ऐसी चीजें, मजेदार चीजें। उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दे रखा है, बहुत ये और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं कि जो मॉडर्न राइटर है ना, वो स्पाइडर की तरह है, वो अपना जाल बनाते हैं, बनाते रहते हैं, उसमें फंस के रह जाते हैं। और क्लासिक्स कैसे हैं, वो बी की तरह है भाई, वो मक्खी की तरह है, वो कहीं भी उड़ते हैं, जहां उनका मन करता है, जहां मन करता है वहां बैठते हैं, जहां मन करता है वहां खुशबू लेते हैं, जहां मन करता है वहां उड़ के वापस चले जाते हैं। तो इस तरह के कंपैरिजंस करें, सो पढ़ने में कितना मजा आता है यार। ये ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट बहुत ही शानदार वक्त। तो मैंने बताया आपको मॉडेस्ट प्रपोजल जरूर पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया बैटल ऑफ बुक्स पढ़ के जाइएगा, टेल ऑफ टफ पढ़ के जाइएगा,
ये सारे उसके बाद हमारे पास गुलिवर ट्रेवल्स, ये कैसे भूल सकता हूं भाई, जनंतरम ममंतरम, ये जो मूवी है, पता नहीं ऐसा गाना है नहीं है, लेकिन ये जो मूवी है जावेद जाफरी की, वो थोड़ी थोड़ी इस वक्त से इंस्पायर्ड है। तो गुलिवर ट्रेवल्स भी आप पढ़ के जाइएगा। डन। तो जोनाथन स्विफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, जरूर कवर करके जाइए। जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील, अब इनके वर्क हैं कैटो, रोजमंड, ये कुछ कुछ वर्क्स हैं, द ड्रमर, ऐसे करके कुछ वर्क हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा वर्क्स पे बहुत ज्यादा टाइम मत डालना, या वर्क्स को बहुत ज्यादा ध्यान से मत पढ़ना। कहां से क्वेश्चन आता है मैं बता रहा हूं, पूरा एनालिसिस करके बैठा हूं। मैं कह रहा हूं ना, मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूं, सच्ची ब्लफ नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल देख के आ रहा हूं कहां कहां से क्वेश्चंस राइज होते हैं, बता रहा हूं। देखो, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, जर्नल से इनके क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है। कौन कौन से जर्नल है? स्पेक्टेटर एंड टेटलर, इनको खूब ध्यान देके जाना। स्पेक्टेटर क्लब था, उसमें कौन कौन मेंबर थे, टेटलर था, कौन कौन से दिन चलता था, पूरा पढ़ के जाना। इनकी जर्नल से ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां से कहीं और क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। बाकी पूछ ले तो मुझे सजा थोड़ी दे दोगे यार तुम लोग, या दे दोगे, बता दो भैया पहले ही, ठीक है। लेकिन पढ़ के जाना है ओवरऑल, कहने की बात यह है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोमांटिक एज पे। तो एनलाइटनमेंट एज खत्म हो गई, लेट्स मूव टुवर्ड्स द रोमांटिक एज। अब मैंने जब इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं पता था ना, तो मैं रोमांटिक एज को वही मोहब्बत वाली ये समझता था। मुझे लगता कि प्यार मोहब्बत चलता होगा इसमें, यहां से रोमांटिसिज्म, ऐसे बोलते हैं रोमांटिसिज्म रोमांटिक, और यहां से शुरू हुआ होगा। फिर पता चला भाई नेचर की बात करी जा रही है, ये दुनिया मटेरियलिस्टिक दुनिया को छोड़ के भाड़ में गई हो, नेचर के बारे में प्यार मोहब्बत की बातें करी जा रही है, ये पेस्ट्रल वेस्ट्रल दुनिया के बारे में बात करी जा रही। अच्छा, तब मुझे समझ में आया था। पहले मैं रोमांटिसिज्म कुछ और सोचता रहता था अपने माइंड के अंदर, जब मुझे पता नहीं था। अब क्यों आया रोमांटिक एरा, ही क्यों आया, उसके लिए इन इंसान को, ये जो भाई साहब हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। इनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। अब विलियम वर्ड्सवर्थ के 2 वर्क्स हैं जो आपको पढ़कर ही जाने हैं, उसकी डिटेल्स आप भूल ही नहीं सकते। लिरिकल बैलेड्स, ठीक है, एंड देन दूसरा वर्क है हमारे पास प्रिल्यूड। ये 2 वर्क आप पढ़ के जाइए। बाकी मैं कुछ कुछ और चीजें बता दूं। अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, इसे पढ़कर जाइए। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसके बारे में भी मैं अपने माइंड में क्या सोचता था, मैं छोटे मोटे एलिमेंट इसलिए शेयर कर देता हूं यार, मुझे लगता है जैसे मैं सोचता था शायद आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैसा ही रहा हो। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस जब तक मैंने पढ़ी नहीं थी, और मैंने कुछ रील्स वगैरह पे या कुछ यूट्यूब पे कुछ इंटरव्यूज में सुन लिया था द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के बारे में, और मैं कहता था कि कहां कह रहे हैं ये लोग कि ये दुनिया तो हमारे साथ बहुत ज्यादा है, सब तो अकेले बैठे पड़े हैं, सब तो उदास इसीलिए कि यार मेरे दोस्त नहीं है, मैं बाहर नहीं घूमने को जा पा रहा हूं, मेरे साथ कोई है नहीं कुछ करने वाला। तो मैं कह रहा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, पता नहीं क्या ये पागल सा राइटर था, पता नहीं क्या लिख के गया। जब पढ़ा तब समझ में आया द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का मतलब ये है, ये जो दुनिया है, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें, हम उनमें कितने घिरे हुए हैं, हम नेचर को तो भूल ही चुके हैं। तब मुझे समझ में आया। तो ये मैंने अपनी छोटी सी घटिया सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर दी। चलिए, विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड पढ़कर जरूर जाना है, पहली चीज। प्रिल्यूड पढ़कर जरूर जाना है। उसके बाद अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पढ़ के जाना है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पढ़ के जाना है। डैफोडिल्स पढ़ के जाना है। द रेनबो करके भी शायद उसका नाम है, वो भी पढ़कर जाना है। तो ये वो सारे वर्क्स हैं जो आपको पढ़कर जाना है। लिस्ट में इसकी दे दूंगा। जॉन कीट्स नोन फॉर द ओड इनकी है, ओड टू ऑटम, ओड टू मेलनकली, ओड टू ग्रीशियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल। ये सारी ओड्स को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, नाम तो याद करके ही जाइएगा, कम से कम कुछ नहीं हो पाता है तो, ठीक है। उसके बाद पॉट ऑफ बासिल, उसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, कैसे तुलसा जी निकल के आती हैं, तुलसा जी का रेफरेंस है वहां पे, वो भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। वो सब हम देखेंगे। तो जॉन कीट्स को आप पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। देन वी हैव पीबी शेले है। पीबी शेले को बहुत ज्यादा जरूरी से पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ट्रायम्फ करके मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इनका इनकम्प्लीट पोएम है वो, इसलिए वहां से आप क्वेश्चन राइज होने लगा है। नेट में भी है, सेट में भी है, कई सारे जगह पे मैं देखता हूं। पीबी शेले का एक क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन राइज होता ही होता है, एडोनिस, जो इन्होंने कीट्स के लिए लिखी थी, वहां से एक क्वेश्चन राइज होता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। बाकी पीबी शेले, ओzymandias। अब पीबी शेले के ओzymandias की कहानी बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। पीबी शेले क्या थे, पीबी शेले ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई। ओzymandias नाम की एक मूर्ति, आपने पढ़ी होगी पोएम, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें कितनी प्यारी प्यारी लाइन है। ओzymandias नाम की एक बड़ी सी मूर्ति, विशाल सा चेहरा आया और उसे सब देखने के लिए लोग भागे। तो बहुत खबरें चली थी कि भाई एक बहुत विशाल सी मूर्ति आई है, मूर्ति आई है, मूर्ति आई। तो पीबी शेले ने बोला अपने दोस्तों से, एक काम करते हैं भाई, इस टॉपिक पर पहले कौन पोएम लिखेगा वो जीत जाएगा। शर्त लगा ली आपस में। पीबी शेले ये शर्त तो हार गए, लेकिन जब उन्होंने ओzymandias को लिख के छोड़ा ना, ऐसा मास्टरपीस लिख के गए कि आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं। और मैं वाह वाह ऐसे नहीं कर रहा हूं, सचमुच में जब आप पढ़ोगे ना उसे चटकारे लोगे यार, बहुत शानदार वर्क है। तो पीबी शेले का ओzymandias आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ओड टू वेस्ट विंड हुआ, ओड टू स्काईलैक हुआ, ओzymandias हुआ,
क्या है, नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म करके एक वर्क है, बहुत शानदार वर्क है, जिसमें क्या है आपको वहां से सिर्फ इतना सा आइडिया लेना है कि पीबी शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, कहते हैं नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, कि एथिस्ट की नेसेसिटी बता रहे हैं वो, कि एथिस्ट होना जरूरी, मतलब ये सब रिलीजन से रिलेटेड एक वर्क है, उसके लिए उनको और उनके दोस्त को वहां से निकाल दिया गया। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम करके इनका एक वर्क है, जिसमें इस्लाम जैसा तो कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम ये इनका एक वर्क है, वो भी आप पढ़कर जरूर जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एसटी कॉलेज की तरफ। एसटी कॉलेज विलियम वर्ड्सवर्थ के परम मित्र, पर कुछ कुछ चीजों में छोटे मोटे झगड़े जरूर हुए थे। वो क्या झगड़े थे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं एसटी कॉलेज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर। वो हमने कल भी पढ़ा था कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर ऑल द शिप डिड श्रिंक, ये हमने कल पढ़ा था। एसटी कॉलेज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नर आपको पढ़ के जाना है, बहुत जरूरी वर्क है, जरूरी से पढ़कर जाना। दूसरा वर्क हम देखते हैं कौन सा हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे क्रिस्टबल। क्रिस्टबल गॉथिक वर्क है उनका, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये उसमें होता रहता है, कभी आपको जैसे ही लगता है कि ये होने वाला, वैसी दुनिया चेंज हो जाती है। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ टर्म उसमें है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुबला खान के बारे में। अब कुबला खान क्यों इंपॉर्टेंट वर्क है और वहां से क्या क्वेश्चन राइज होता है, सीरियसली ये क्वेश्चन राइज होता है। कुबला खान को जब उन्होंने लिखा था उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बेस क्या है उस वर्क का, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जो कुबला खान वर्क है इसका बेस क्या है यार। तो इसका बेस यह था, सैमुअल परचेज नाम के एक राइटर थे, उनका एक वर्क था पिलग्रिम परचेज। उस वर्क को जो है एसटी कॉलेज भाई सब पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। आंख लगी, जब आंख खुली तो उनके माइंड में कोई स्टोरी चलने लगी, जो स्टोरी इस पिलग्रिम परचेज से मिलती जुलती थी। तो यहां से इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने कुबला खान करके एक वर्क लिख दिया, द किंग ऑफ ज़ैनेडू। तो वो वर्क लिखा। तो इसलिए कुबला खान से ये क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई जो कुबला खान जो वर्क है उसका बेस स्टोरी क्या है, इसका बेस कहां से निकल के आता है। तो परचेज पिलग्रिमेज बाय सैमुअल परचेज, डन। ये अच्छे समझ में आता है यार। पढ़ने का तरीका ये है यार, लिटरेचर को आप ऐसे रिलेट करते हुए चलो। मैं तो एसटी कॉलेज के बारे में सोचता हूं, मुझे वही सब चीजें आ जाती हैं। अच्छा वो कुबला खान, ओ क्रिस्टबल, ओ ध्यान आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया कहानी। ऐसे थोड़ा आप जब ये ऐसे कुछ नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ना होता है, ऐसे ही पढ़ना होता है। ठीक है, अच्छे से टॉपर्स अगर आपको बनना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, तो प्लीज ये वाली चीजें जो ऐसे मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं या जैसे बताने की कोशिश करता हूं, ट्राई करो कि यार इसको अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश करो। खुश रहोगे, टेंशन नहीं होगी, मजे करोगे, तगड़े मजे करोगे और पढ़ाई करोगे, लिटरेचर को जियोगे आप। सब पढ़ा रहे थे, बहुत पढ़ा रहे थे, पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, जीने की कोशिश करनी है यार। लिटरेचर जीने का चीज है, ठीक है, जीना है। एसटी कॉलेज के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड बायरन बैड गाय बैडमैन है भाई, प्रॉपर बैडमैन है। लॉर्ड बायरन कहते हैं कि मैं सुबह उठा, मैंने खुद को देखा कि भाई मैं बहुत फेमस हो गया हूं, मतलब जनता में मेरी रिक्वायरमेंट है। लॉर्ड बायरन, कबीर सिंह समझ लो आप, बायरनिक हीरोज होते हैं। आप जब लिटरेचर में थोड़ा सा जाएंगे तो आप बायरनिक हीरोज देखोगे। कबीर सिंह इज एन बायरनिक हीरो भाई, इज आ बायरनिक हीरो, एन बोल दिया हूं। तो कबीर सिंह भी एक बायरनिक हीरो है, एनिमल बायरनिक हीरो है। लॉर्ड बायरन के बारे में ये सब क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बायरनिक हीरो क्या बोल रहा हूं मैं समझाता हूं। लॉर्ड बायरन कैसनोवा, बिल्कुल तगड़े वाले कैसनोवा, रिच, खूबसूरत, हाइट से ज्यादा लंबे नहीं थे पर रिच, खूबसूरत। ये इतना जब डिटेल में जाओगे ना, बायरन की हाइट से ज्यादा लंबे नहीं थे, रिच, खूबसूरत, कैसनोवा, याद रह जाएगा आपको। वरना ऐसा लगेगा बहुत सारे राइटर हैं लिटरेचर में तो मुझे याद नहीं हो पा रहे। ऐसे ही करो, उनकी लाइफ में घुस जाओ, क्या कर रहा था याद नहीं, देखो मजा आता है। ठीक है, बहुत ही फेमस हो गए अपने बुक्स की वजह से, मतलब कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि एक दिन सुबह उठा और मैंने खुद को फेमस पाया। इनके शानदार वर्क चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। दूसरा वर्क है इनका द विजन ऑफ जजमेंट। अब रॉबर्ट साउदी यहीं पे नजर आ गए, जैसे बोला ना द विजन ऑफ जजमेंट, माइंड में एकदम चल गया रॉबर्ट साउदी। लड़ाई चल रही थी, द विजन ऑफ जजमेंट और आ विजन ऑफ जजमेंट, सेम नाम है, एक में द और एक में आ का फर्क है। रॉबर्ट साउदी रोट आ विजन ऑफ जजमेंट, लॉर्ड बायरन रोट द विजन ऑफ जजमेंट। सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री इसी लड़ाई से शुरू होती है, तो ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं यार जब ये सब पढ़ाऊंगा ना आपको रोमांटिक एज, और मैं जब एक्चुअल में डील करूंगा लॉर्ड बायरन से, एक्चुअल में डील करूंगा रॉबर्ट साउदी से, तब आप देखना मजा ना आ जाए ना, आपकी जिंदगी के आसपास ना बिखरी हुई दिखाई दे ना लिटरेचर, तो बात है भाई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जेन ऑस्टन की तरफ बात करते हैं। रोमांटिक एज के बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया कि भाई नेचर के बारे में बात चल रही थी। ठीक है, सब लोग बैठ के नेचर के बारे में लिख रहे हैं, सब बढ़िया। लेक पोइट्स नाम रख दिए गए, जंगलों में जाकर रह रहे हैं, ऐसे बाहर एरियाज में नदी वदी बह रही है, ऐसे सुंदर से घर बना रखे हैं उन्होंने, ऐसी जगहों पर रह रहे हैं। जेन ऑस्टन आती है, कहती है अरे यार तुम सब लिख रहे होगे नेचर वेचर के बारे में, भाई मैं लिखूंगी मोहब्बतें,
मैं लिख दूंगी मोहब्बत है। इनके कुछ कुछ वर्क्स हैं भाई। जेन ऑस्टन को फीमेल राइटर्स जो भी हैं उनको आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं, खास करके जेन ऑस्टन जैसे राइटर को। ठीक है, जेन ऑस्टन के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए इनका वर्क है एमा। आयशा तुम हो कमाल तुम बेमिसाल तुम जो पता नहीं क्या हो तुम आयशा, वो जो मूवी है वो एमा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इनका एक वर्क है मैंसफील्ड पार्क। ठीक है, मैंसफील्ड पार्क, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी इनका एक वर्क है प्राइड एंड प्रिजुडिस, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। देन हमारे पास वर्क आता है इलिनोर एंड मेरियाना, उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। देन लेडी सुजेन, देन पोजेशंस करके एक वर्क है, उसको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। आई होप मैंने सारे वर्क्स के नाम बता दिए हों। अगर कुछ भी रह जाता है, मैं यहां से सिर्फ आपको अप्रोच समझा रहा हूं कैसे पढ़ना है, यहां से अगर कुछ भी रह जाता है ना, आई एम टेलिंग यू, मैं पूरी लिस्ट दूंगा हर एक राइटर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। मैंने अपने खुद के नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ज्वाइन कर लो, देख लो, जिन्होंने ज्वाइन करना है वहां से देख लेना। डन। वॉल्टर स्कॉट बहुत ही शानदार राइटर, हिस्ट्री वाले पोर्शंस को लिखते थे। इवान हो करके इनका एक वर्क है, उसको पढ़ के जाइएगा। जैसे वॉल्टर स्कॉट है, मैंने अपने माइंड में बनाई रखा है, इनका वेवरली करके इनका वर्क है, वॉल्टर वेवर। तो ऐसे मैंने याद कर रखा था कि वॉल्टर स्कॉट का वेवरली करके वर्क है, वहां से इवान हो करके एक वर्क है, रॉब रॉय करके एक वर्क है। ये सारे वर्क्स हैं जो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, देख के जाने हैं, समझ के जाने हैं। इनके अराउंड आपको आइडिया जरूर होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में चांद सितारे देखेंगे बस आप। ठीक है, चलिए विक्टोरियन की तरफ आ जाते हैं। साइंस खूब सारा रूप ले चुकी है, खूब सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, रेलवे गाड़ी वाड़ी सब चीजें आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी पीक पे पहुंच चुका है और हमारे पास राइटर्स भी पीक पे पहुंच चुके हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ही शानदार राइटर, कल भी बात हुई थी हमारी रॉबर्ट ब्राउनिंग को लेके, आज हम फिर बात कर लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या लिखते थे? ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते थे। कौन से उनके फेमस वर्क है? माय लास्ट डचेस, उसके बारे में तो सब लोग जानते हैं कि माय लास्ट डचेस बहुत ही फेमस वर्क है। नहीं पता हो तो भाई पढ़ना, मजा आएगा, प्यार आएगा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस हो गया। उसके बाद आप पढ़िए पोरफिरियाज लवर, फिर उसके बाद आप पढ़िए पीपा पासिस। फिर पीपा पासिस के अंदर एक लाइन है कि एवरीथिंग इज राइट इन द वर्ल्ड, द गॉड इन इज हेवन। ऐसे शायद ऊपर नीचे हुई है मुझसे कि भगवान जो अपने स्वर्ग में बैठे हैं, अपनी जगह पे बैठे हैं, इसीलिए इस दुनिया में सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अगर इसी चीज को आप देखिए, ये है मस्त मस्त चीजें। टेस करके एक वर्क है, टेस ऑफ द अर्बविल्स बाय द थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का एक वर्क है, वो इसी लाइन को कहते हैं कि लगता है भगवान अपने हेवन में नहीं बैठे हुए हैं, इसीलिए इस दुनिया में इतना ज्यादा करप्शन फैला हुआ है, इसीलिए इस दुनिया के लोग इतने खराब हो गए हैं, क्योंकि भगवान अपने हेवन से जा चुके हैं। तो दो चीज देख लीजिए आप यहां पे। रॉबर्ट ब्राउनिंग पीपा पासिस में कहते हैं कि भगवान अपने हेवन में, सब कुछ सही है। वहीं पे हमारे पास क्या नाम बताया मैंने आपको, थॉमस हार्डी, ये कहते हैं टेस ऑफ द अर्बविल्स में कि भगवान अपने हेवन में नहीं है, इसीलिए सब कुछ इतना डिसबैलेंस हो चुका है इस दुनिया में, इसीलिए हम लोग ऐसे हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको याद रखना है। ये मैं सब वो चीजें बता रहा हूं, कभी कभी लगता है मैं सारे सीक्रेट्स खोल दे रहा हूं अपने। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस हमने पढ़ लिया, पीपा पासिस, पोरफिरियस लवर, ये हमने वर्क पढ़ लिए। देन पाइड पाइपर्स ऑफ हैमलिन, इसके अंदर एक लाइन है, इतनी खूबसूरत लाइन है। और पाइड पाइपर्स ऑफ हैमलिन अगर आपको लग रहा है आपने नहीं पढ़ी है, मैं बताता हूं, शायद आपने जरूर पढ़ी हो या देखी हो। एक कार्टून करके मूवी करके शायद आपने देखी हो कि जहां पे एक आदमी होता है और वो बांसुरी बजाता है और सब लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, वो सबको हिप्नोटाइज कर लेता है, ऐसा करके शायद आपको ध्यान आ रहा हो। लेकिन मैं इसमें लाइन बताता हूं अगर मुझे ध्यान आती है तो। इसकी लाइन थी पाइड पाइपर्स ऑफ हैमलिन के अंदर एक लाइन थी कि in that city there were rats who were fighting with the dogs and killed the cats and took the children out of the cradle। कि वहां पे उस शहर में चूहों का ऐसा आतंक मचा था कि इतने बड़े बड़े चूहे थे कि कुत्तों से लड़ जाते थे, बिल्लियों को मार डालते थे, बच्चों को क्रेडल से उठा के लेकर भाग जाते थे, ऐसे चूहे थे। पाइड पाइपर्स ऑफ हैमलिन, एक दिन एक बांसुरी वाला, पाइड पाइपर बजाने वाला, बांसुरी वाला तो नहीं होता, कुछ और शब्द होता है उसके लिए, बीन बजाने वाला शायद, ऐसा कुछ। तो वो आया और उसने बोला कि मैं आपकी इस परेशानी को जो है सब खत्म कर दूंगा। वो कहते हैं ठीक है कर दूंगा ये परेशानी। राजा कहता है मैं आपको दूंगा, ड्यूक शायद होता है उस टाइम पे। ड्यूक कहता है कि आपको मैं इतने इतने पैसे दूंगा। वो कहता है ठीक है आप मुझे पैसे दीजिएगा। वो बजाता है और सारे चूहों को हिप्नोटाइज कर देता है और सारे चूहों को पहाड़ी के उस पार छोड़ आता है। ये सब लोग बहुत खुश। राजा मक्कारी कर देता है, कहता हम नहीं दे रहे तुमको रुपए। कहता कि अच्छा मुझे रुपए नहीं दोगे, भूल गए कि मैं सबको हिप्नोटाइज कर लेता हूं। कहता तुझे जो करना हो कर ले। ये फिर बांसुरी बजाता है, पूरे शहर के बच्चों को उठा के किडनैप करके वहां ले जाके बैठ जाता है। अब पूरा शहर परेशान है कि राजा साहब से उनकी जनता कह रही है प्लीज प्लीज
मेरे बच्चों को वापस भिजवा दो, जो भी रुपए हैं हम देने को तैयार है, 200 रुपए, वो 100 रुपए देते हैं वापस, फिर बच्चों को भेजता है। आई होप आपने ये स्टोरी सुनी हो। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स को आप जरूर पढ़ के जाइए, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बहुत ही शानदार वर्क्स हैं, बहुत शानदार वर्क्स तो हैं ही, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, देन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के वर्क को पढ़ के जाइए, मैथ्यू अर्नोल्ड का डोवर बीच आप पढ़ के जरूर जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोवर बीच से क्वेश्चन आएगा, स्कॉलर जिप्सी से क्वेश्चन आएगा, रग्बी चैपल से क्वेश्चन आएगा। देन हमारे पास है रग्बी चैपल हमने पढ़ लिया, इनका एक वर्क है मास्क ऑफ एनार्की, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये सारे वर्क्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, डन। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ हैं, इनके भी वर्क्स हैं। अरोरा ले करके इनका एक वर्क है, उसको पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन राइज होते हैं। अरोरा ले, कैसा गुडी विंडोज, द बैटल ऑफ द मैराथन, क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, ये सारे वर्क्स को पढ़ के जाइएगा। सोनेट फ्रॉम पोर्टुगीज, ये पढ़ के जाइएगा, यहां से आएगा क्वेश्चन। ऑस्कर वाइल्ड के, भाई इस चीज में अच्छा है ऑस्कर वाइल्ड के साथ कि भाई आपको दो ही वर्क्स हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा मेजरली फोकस करना है। कौन कौन से वर्क्स हैं? द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, दूसरा है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये दो वर्क्स हैं, इनको आप पढ़ के जाइएगा। डन। अब हम लोग बात करते हैं नॉवलिस्ट की तरफ मूव करते हैं, हम विक्टोरियन एज के अब नॉवलिस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। डन। तो चार्ल्स डिकेंस के इतने सारे वर्क्स हैं यार। चार्ल्स डिकेंस, द स्केचेस बाय बोस, पिकविक पेपर्स, निकोलस निकलबी, देन डेविड कॉपरफील्ड, देन हार्ड टाइम, ओलिवर ट्विस्ट, बहुत सारे वर्क हैं। टेल ऑफ टू सिटीज। चार्ल्स डिकेंस टाइम टेकिंग है, उनको पढ़कर जरूर जाइएगा, उनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ के जाइएगा, माइनर कैरेक्टर भी पढ़ के जाइएगा यार। लास्ट टाइम पंबल चुक करके एक ग्रेट एक्सपेक्टेशन करके एक वर्क है, उसको पढ़ के जाइएगा, वहां पे पंबल चुक से क्वेश्चन पूछ लिया था, वो कोई मेजर कैरेक्टर भी नहीं है, तो प्लीज आप पढ़ के जाइएगा। चार्ल्स डिकेंस को नहीं छोड़ सकते, अपने ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स को शेयर करते थे अपने वर्क्स के अंदर, वो आप पढ़ के जरूर जाइएगा। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के बारे में बात करते हैं, मैंने बताया था अभी, टेस्ट ऑफ डियरबर्विल्स, भगवान अपने हेवन में नहीं है, वो इन्होंने बोला है। किस वक्त में? टेस्ट ऑफ डियरबर्विल्स करके इनका एक वक्त है। थॉमस हार्डी ऐसे राइटर है ना जो अपने प्रोटैगनिस्ट, अपनी कहानी का जो नायक या नायिका है ना, उससे इतना परेशान कर देते थे, उसको दुख उसकी जिंदगी में लिख देते थे, अपनी कलम से दुख लिखा है, ऐसा करके वो छोड़ते थे। थॉमस हार्डी के कौन कौन से वर्क हैं? टेस्ट ऑफ डियरबर्विल्स पहला वर्क, जूड द ऑब्सक्योर, द मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज, तीनों वर्क्स को पढ़ो, अच्छे से समरी पढ़ो, उन वर्क्स के अराउंड वाली चीजें पढ़ो। ठीक है, पूरा बैकग्राउंड वगैरह सब पढ़ो, बहुत ही शानदार वर्क है, जब पढ़ लोगे मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये वर्क्स हैं जो आप जरूर पढ़ के जाइए, नॉवेल्स को जरूर पढ़ के जाइए। देन वी हैव जॉर्ज एलियट, पढ़ के जरूर जाइए। शार्लोट ब्रॉन्टे, शिरले विलेट, द प्रोफेसर और जेन आयर, इतने सारे वर्क्स हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? जेन आयर, उसको पढ़कर जाइए। ठीक है, फिर एमिली ब्रॉन्टे, एक ही वर्क है, वुदरिंग हाइट्स, उसको जरूर पढ़ के जाइए। इनकी एक और बहन है एन ब्रॉन्टे, उनको भी देख के चले जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो एमिली ब्रॉन्टे से आता है, उनके कैरेक्टर से क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज नहीं आएगा। मैचिंग में क्वेश्चन दिखाई देगा अगर अब आता भी है आपको तो शार्लेट, एमिली और एन, ये जो तीनों सिस्टर्स हैं, ब्रॉन्टे सिस्टर जिन्हें बोला जाता है, इनसे एक क्वेश्चन होता है इनके स्यूडोनिम्स को, क्यूरर, एक्टन एंड एलिस बेल, ये 3 नाम है इनके, इनको जरूर आप समझ के जाइए, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। इनसे क्वेश्चन आता है कि क्यूरर किसका नाम था, तो क्यूरर सी से है तो शार्लोट ब्रॉन्टे, एक्टन ए से है तो एन ब्रॉन्टे, एलिस ई से है तो एमिली ब्रॉन्टे, तो ऐसे आप समझ जाइएगा। डन। सूडोनिम्स, डब्ल्यू एम ठाकरे, देन ऑस्कर वाइल्ड। ओके, अब हम लोग मूव कर चुके हैं मॉडर्न एज की तरफ। अब मॉडर्न एज में हम देखते हैं कि कौन कौन से राइटर हैं। टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन एंड डब्ल्यू.बी. ईट्स, इन सारे राइटर्स को पढ़ के जाइएगा। टी.एस. इलियट को तो आप किसी कीमत पे छोड़ ही नहीं सकते हैं। टी.एस. इलियट से आपको देखने को मिलता है वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट वाज आल्सो अ गाय जिन्होंने भी अपना रिलीजन को चेंज किया। भाई ऐश वेंसडे करके एक वर्क लिखा है जिसमें अपने रिलीजन को चेंज करा, उसके बारे में बात करी है। एंग्लिशियनिज्म चेंज किया तो लिखा। ठीक है, ऐश वेंसडे को पढ़ के जाएगा, क्वेश्चन आता है वहां से। उसके बाद वेस्टलैंड, क्वेश्चन आता है वहां से। देन हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये क्रिटिसिज्म वाला वर्क है, इसको पढ़ के जाइएगा। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, क्रिटिसिज्म वाला वर्क है, इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, यहां से जरूर पढ़ के जाइएगा। ये सारे वर्क्स हैं, पढ़ के जाइए। ठीक है, डब्ल्यू बीट्स की कहानी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो लंबी हो जाती है मुझसे, मेरा मन करता सब बता दो आपको, ये सब खत्म करो। डब्ल्यू बीट्स के बारे में बात करूं, मॉडगोन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मॉडगोन करके एक लेडी थी, उससे प्यार करते थे। मॉडगोन की किसी और से शादी हो गई, इनका दिल टूट गया यहाँ पे, फिर भी इंतजार में है कि कैसी करके एक दिन मॉडगन मेरी हो जाए। भगवान ने बात सुन ली, इन मॉडगन का पति मर गया, ये खुश हो गया कि भाई बल्ले बल्ले, इनका पति मर गया, मेरा चांस आ गया। मॉडगन ने फिर भी बात नहीं मानी। ऐसा कहा जाता है, ऐसी अफवाहें उड़ी हैं
कि भाई WB ईट्स और मॉडगन का वन नाइट स्टैंड भी हुआ था। तो इस तरह की चीजें, ऐसी चीजें, मस्त मस्त चीजें आप याद रखिए, ठीक है। WB ईट्स के भी बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे कि लीडर इन द स्वान करके एक वर्क है, स्वान सेट कूले करके एक, वाइल्ड स्वान सेट कूले करके एक वर्क है, एंड देन द सेकंड कमिंग करके एक वर्क है। ये सारे वर्क्स को आप जरूर देख के जाइएगा। और भी कुछ वर्क्स हैं, वो मैं आपको लिस्ट जरूर दे दूंगा। वर्जीनिया वुल्फ को आप बिल्कुल भी किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं। DH लॉरेंस को नहीं छोड़ सकते। मैं बता देता हूं आपको कि इस लिस्ट में से भी कुछ छोड़ना हो ना, इस लिस्ट में से भी पहले भी तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन इन लिस्टों में से भी कुछ छोड़ना हो तो एक बार को मेल राइटर्स छोड़ देना यार, फीमेल राइटर्स को उंगली मत लगा देना भाई छोड़ने की, पढ़कर ही जाना। आप इस लिस्ट को भी लेके जब बना के बैठोगे ना, सबसे पहले उनको पढ़ना शुरू करना, फीमेल्स राइटर को, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ का ऑरलैंडो, मिसेस डॉलोवे, एंड देन हमारे पास है टू द लाइट हाउस और रूम ऑफ वन सोन। ये बुक्स को पढ़ के जाना, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन DH लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स, लेडी चैटरलीज लवर, द रेनबो, द व्हाइट पीकॉक, यही सारे वर्क्स हैं जिनको आप पढ़ के जाना। वुमन इन लव, ये सारे वर्क्स हैं, आप इनको पढ़ के जाना। EM फॉस्टर का एक वर्क है वेयर एंजल फियर्स टू ट्रीड, पढ़ के जाना, देख के आने, इसके आसपास स्टोरी समझ के जाना, ठीक है। देन जेम्स जॉयस, ग्राहम ग्रीन, जॉर्ज ऑरवेल 1984, एनिमल फार्म, पढ़ के जाना। जोसेफ कॉनरेड, हार्ट ऑफ डार्कनेस, पढ़कर जाना उसके आसपास, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग, किम, द जंगल बुक, जो जंगल बुक वाली हमने जो स्टोरी सुनी है वो जरूर पढ़ के जाना आप। वो तो हम सबको पता ही है, पढ़ के क्या आना है, उसमें देख लीजिएगा कौन कौन कैरेक्टर क्या क्या है, किस तरह से। तो रुडयार्ड किपलिंग का किम है, इफ है, सॉन्ग्स ऑफ कबीर, किपलिंग ने सॉन्ग्स ऑफ कबीर भी लिखा है इसको, और इनका बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्क है व्हाइट मैन्स बर्डन, आएगा ही आएगा क्वेश्चन इससे, ठीक है, मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आए। व्हाइट मैन्स बर्डन बहुत जरूरी वर्क है, जरूर पढ़ के जाइएगा। सैमुअल बटलर, देन मूव करते हैं नेक्स्ट, GB शॉ, जॉन गाल्सवर्दी, T.S. इलियट। GB शॉ के बारे में अगर मैं बात करूं, अब हम ड्रामेटिस्ट के बारे में बात करें, मॉडर्न के ड्रामेटिस्ट। GB शॉ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ही वॉज द गाय जिन्होंने पिग्मेलियन करके एक वर्क लिखा था, ठीक है। अब क्या है भाई, ऐसा किसी के साथ नहीं है अभी तक जो राइटर्स पढ़े उनमें से किसी के साथ नहीं है कि पिग्मेलियन, एक उन्होंने नॉवल लिखी, एक ड्रामा लिखा उन्होंने, ठीक है, नॉवल बोल रहा हूं, ड्रामा लिखा उन्होंने एक पिग्मेलियन नाम का, इसके ऊपर मूवी बनी और मूवी बनकर इसको मिला ऑस्कर। क्वेश्चन आता है यहां से, इसीलिए बताया है, ठीक है, ऑस्कर मिला इनको, तो ये पढ़ के जरूर जाएगा। जॉन गाल्सवर्दी भाई साहब TGT, PGT, नेट, गेट सब में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब और भी बहुत सारे राइटर्स इंपॉर्टेंट है, पर जॉन गाल्सवर्दी को मैंने देखा है कि भाई आते हैं। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी करके एक वर्क है, जरूर पढ़ के जाइएगा। द सिल्वर बॉक्स एंड इन चांसरी, और मैं अपनी तरफ से कुछ बता दे रहा हूं जो मैंने देख रखा है कि हिंदी में भी ना कई सारे राइटर्स हुए हैं, सॉरी यहां पे पोस्ट मॉडर्न था तो हम पोस्ट मॉडर्न पढ़ने जा रहे हैं, तो हिंदी में भी कई सारे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने जॉन गाल्सवर्दी की कहानियों को, शॉर्ट स्टोरीज को अपनी भाषा में, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, बस ऐसी एक्स्ट्रा एज बता देता हूं थोड़ी थोड़ी चीजों की। विलियम गोल्डिंग, अब पोस्ट मॉडर्न की तरफ आ गए। विक्टोरियन और मॉडर्न और रोमांटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, नहीं छोड़ सकते भाई। तक पोस्ट मॉडर्न में विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक वर्क है, पढ़ लो, खत्म। क्रिस्टोफर इशरवुड, सॉमरसेट मॉर्गन का ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज है, पढ़ लो, खत्म। द पेंटेड व्हील करके एक और है, पढ़ लो, खत्म। किंग्सले एमिस का एक वर्क है लॉर्ड जिम, ओवर, लॉर्ड जिम पढ़िए, बात ओवर होती है। कैंपस नॉवल है, ध्यान रखिएगा, अभी तक कोई कैंपस नॉवल नहीं बनी थी, यहां तक किंग्सले एमिस लेके आती है। और वो क्या लेके आते हैं, प्यास लग रही है मुझे ये सब नहीं बताना होता लेक्चर में, मैं तो भाई शेयर कर देता हूं, मुझे लगता है कि आप सब मेरे ही हो, मैं आप सबको सब शेयर कर देता हूं। तो किंग्सले एमिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। किंग्सले एमिस है, लॉर्ड जिम करके एक वर्क है, उसको पढ़ के जाइएगा। पीटर एक्रॉयड, डोरिस लेसिंग का द गोल्डन नोटबुक है, जरूर पढ़ के जाइए, एक एक वर्क बता रहा हूं मैं इनका, ठीक है, ये सारे हैं। और लिस्ट में भी वही होगा, वही एक एक वर्क होगा पोस्ट मॉडर्न में, क्योंकि उनसे ही उसके अराउंड क्वेश्चन बनते हैं। हैरोल्ड पिंटर, सैमुअल बेकेट, जैसा कि मैंने स्टील और एडिसन के बारे में बताया था कि भाई उनको सिर्फ जर्नल्स के लिए पूछा जाता है, वैसे ही इनको ये अब्सर्ड प्ले के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, अब्सर्ड प्लेस के लिए जाने जाते हैं। हैरोल्ड पिंटर और सैमुअल बेकेट को यहां से क्वेश्चन राइज होता है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर होंगे अब्सर्ड प्ले से रिलेटेड, इन्हीं के होंगे, हैरोल्ड पिंटर या सैमुअल बेकेट, जरूर देख के जाओ, ठीक है। टॉम स्टॉपर्ट, शेक्सपियर इन लव, रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेस्टन डेड, ऐसा करके एक वर्क है, पढ़ के जाओ। जॉन ऑसबर्न का यहां से एक पूरा मूवमेंट शुरू होता है, एंग्री यंग मैन मूवमेंट यहां से शुरू होता है, ध्यान रखना।
लुक बैक इन एंगर, ही वॉज द गाय जिसने लुक बैक इन एंगर लिखा, और लुक बैक इन एंगर से एंग्री यंग मैन मूवमेंट शुरू होता है। अमिताभ बच्चन द एंग्री यंग मैन गाय, वही एंग्री यंग मैन मूवमेंट है। अर्नोल्ड वेस्कर भाई ट्रिलॉजी से क्वेश्चन आता है तो इनकी ट्रिलॉजी जरूर पढ़ के जाएं। वेस्कर ट्रिलॉजी यारी हेलो, तो इनकी ट्रिलॉजी से जरूर पढ़ के जाएं। चिकन सूप विद बार्ले, चिकन सूप एंड बार्ले ऐसा नाम है, उसको जरूर पढ़ के जाएं। उसमें कौन कौन से वर्क्स हैं, कौन 3 वर्क हैं, क्यों ट्रिलॉजी बोली जा रही है, जरूर देख के जाइएगा। क्रिस्टोफर फ्राई का लेडी इज नॉट फॉर बर्निंग, मजेदार वर्क है, पढ़ के हंसी आती है, जरूर पढ़ कर जाइएगा। डन। उसके बाद फिलिप लार्किन, सीमस हैनी, टेड ह्यूजेस, इनके पास तो भाई बैठ के वीडियो बना सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ध्रुव राठी की पूरी एक वीडियो बन सकती है भाई, इतना इंटरेस्टिंग आदमी है। सिल्विया प्लाथ से शादी हुई, सिल्विया प्लाथ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, अगली शादी करी टेड ह्यूजेस ने, उस लड़की ने, उस जो भी लेडी थी उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया, तीसरी शादी करी, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या हुआ था, पर लगातार 2-3 चीजें ऐसी हुई इनकी लाइफ में एक एक जैसी, जहां पे इनकी जो वाइफ्स थी उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, फिर भी भाई साहब पोएट लॉरेट बने। टेड ह्यूजेस बहुत बड़े पोएट थे। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, टेड ह्यूजेस एनिमल पोएट थे, इनका द लुपरकल्स करके वर्क है, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तब थॉट फॉक्स मैंने अपने बैचलर्स में पढ़ा था, आई होप आप लोगों ने भी अपने बैचलर्स में पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जरूर पढ़कर जाइए। ठीक है, ये वो सारे राइटर्स हो गए। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, मैंने आपको देता रेस्टोरेशन, इससे मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया कि भाई रेस्टोरेशन से पढ़ के जाइएगा, लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूं कि जो ऊपर वाली एजेस रह गई थी वहां से कौन कौन राइटर हैं, ठीक है, उनके बारे में पहले तो मैं एक चीज इसमें देख लेता हूं। अच्छा, तो जॉन बनियन करके एक राइटर हैं जिनके बारे में यहां पे लिखना भूल गया हूं, उनको आप जरूर पढ़कर जाइएगा, प्लीज पढ़कर जाइएगा। ओके, तो चौसर को आप पढ़ के आना है, कैंटरबरी टेल्स पढ़ के जाइएगा, क्रिस्टोफर मार्लोव का डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ के जाइएगा, जियो ऑफ माल्टा पढ़ के जाइएगा। डन। देन बेन जॉनसन का एवरीमैन इन हिज ह्यूमर, एवरीमैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। एवरीमैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर से क्वेश्चंस नहीं बनते, पर एवरीमैन इन हिज ह्यूमर से तो क्वेश्चंस बनते हैं। और भी 1-2 बुक हैं, मैं करूंगा अपलोड, लिस्ट पूरी दूंगा। डन, ये मैंने बना लिया अपना माइंड कि आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा मैं। एडमंड स्पेंसर, ये इनको पढ़ के जाइएगा। शेक्सपियर तो अब आप जानते हैं, लिटरेचर को ही हम शेक्सपियर की वजह से जानते हैं, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। बहुत सारा टाइम मत दीजिएगा इनको, क्योंकि बच्चे करते हैं शेक्सपियर को बहुत टाइम देते हैं, यार आएगा भी तो 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, पागल मत हो जाना। अगर बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं है ना तो बहुत टाइम मत देना, उन पर टाइम देना जो पीछे बताए हैं। ठीक है, फ्रांसिस बेकन, ये एसेइस्ट, सब देख के जाना, ऑफ करके इनके वर्क होते हैं, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ लव, इस तरह के वर्क्स होते हैं। जॉन मिल्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। ये जो पुरानी वाली एजेस हैं, रेस्टोरेशन से ऊपर वाली एजेस, उस एजेस में जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं वो सारे ये राइटर्स हैं, प्लस जॉन बनियन, उनको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। डन। अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं, इतने सारे राइटर्स को मैंने डिस्कस कर लिया है। यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर जितने भी राइटर्स हैं यार, उनके वर्क्स को जरूर थोड़ा देखकर जाइएगा, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत जरूरी है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, ये 2 यूनिवर्सिटीज को मिलकर यूनिवर्सिटी विट्स बनते हैं। अब ऑक्सफोर्ड में कौन कौन राइटर आते हैं उसके बारे में बात करूं तो ऑक्सफोर्ड में आते हैं LLP। इधर कैम्ब्रिज में कौन कौन से राइटर्स आते हैं तो यहां पे आते हैं CNG। यही अरेंज करने को दे देगा कि कैम्ब्रिज से कौन कौन से राइटर हैं। आप यूनिवर्सिटी विट्स तो पढ़ के चले जाओगे, पर आपको लगेगा मुझे ये नहीं पता यार कैम्ब्रिज का कौन सा और ऑक्सफोर्ड का कौन सा है, तो ये जरूर पढ़ के जाओ। CNG यानी कि क्रिस्टोफर मार्लोव, सी से मैंने यहां पे बना रखा है, यह छोटी मोटी ट्रिक अपनी बना रखी है। CNG, सी से क्रिस्टोफर मार्लोव, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, लिली लॉज पील। डन। ठीक है, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील। ठीक है, ये वो राइटर्स हैं जो एक ऑक्सफोर्ड है और एक कैम्ब्रिज है, दोनों को मिलकर यूनिवर्सिटी विट्स बनता है। ड्रामा के ऊपर बात करते हैं, पर इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार लोगों में एक इंसान बहुत ही समझदार है जो ना तो कैम्ब्रिज से बिलोंग करते हैं ना ऑक्सफोर्ड से बिलोंग करते हैं। समझ जाओ, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। कौन है? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, जाइए पढ़कर, मजा आएगा। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें थी जो मेरी तरफ से आपको जरूर करनी चाहिए। ओके, तो वीडियो एंड करते हैं। आई नो थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, पर आपके एग्जाम में ब्रिटिश हिस्ट्री में इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आने वाला है। मैंने लिटरली दिन रात एक कर दिया बैठ के ये छांटने में कौन कौन राइटर है, कौन कौन राइटर है, कौन कौन से वर्क्स हैं। आई शेयर ईच एंड एवरीथिंग। पर मुझे क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा अपना एलिमेंट शेयर कर दूं यहाँ पे।
मुझे ना सचमुच में ये चाहिए कि यार मैं आप लोगों से ड्यू में मिलूं किसी दिन, मैं किसी दिन आप लोगों से पूछने जाऊं कि यार कैसी रही आपकी लाइफ जर्नी, ये एग्जाम्स आपने कैसे 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 तैयारी करी और क्या मेरा थोड़ा बहुत इनपुट था उसमें। किसी दिन बैठूं मैं आप लोगों के साथ चाय पे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं यार, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं कि भाई यूट्यूब कर रहे हैं और वो कुछ भी मतलब मेरा कुछ फेक नहीं है, सीरियसली जेन्युइनली आई वॉन्ट कि यार एक दिन हम में से कोई बैठे हमारे साथ बैठे हैं और हम लोग पूरा डिस्कस कर रहे हो कि यार हाँ ऐसा हुआ था मेरी जर्नी में, ऐसा हुआ था। मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। फिर देन मिलते हैं भाई, भगवान करे ऐसा जरूर हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओके।